नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर ग्रामश्री। और इस पाठ के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इस चैप्टर को हम अपने लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं और आज लगभग हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी और हम शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। और एक बार रिवाइज करेंगे जो कुछ हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ा है, क्योंकि देखिए जब भी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम पिछला जरूर रिवाइज करते हैं, ताकि आप लोग, अगर कोई बच्चा जिसने लास्ट सेशन मिस कर दिया हो, वो कनेक्ट कर पाए अपने इस सेशन से। तो इसीलिए हम कुछ जो काव्यांश है उनको रिवाइज करेंगे और उसके बाद टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय को पढ़ा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जीवन परिचय है वो बहुत अच्छे से आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है और आप उसमें से बहुत अच्छे से उनके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे कि उनकी रचनाएं, जैसे उनकी भाषा शैली, जैसे उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो इस तरह की जो आप चीजें हैं वो सब की सब आप अपनी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर केवल हमने आपको उनके चित्र के साथ थोड़ा सा उनका जीवन परिचय, जैसे उनके जन्म स्थान के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में यहाँ पर हमने क्लियर किया है। तो देखिए ये लास्ट सेशन में भी रिवाइज हो चुका था और मुझे लगता है काफी छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, तो बहुत बार आपको पढ़ने की यहाँ पर मुझे पढ़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि वो बचपन से ही काव्य रचना में रुचि रखते थे। तो उनका जो आपने देखा होगा, हमारा जो उत्तराखंड है वो एक ग्रामीण परिवेश है और क्योंकि उसके बाद देखिए वो काफी बाद वो शहर भी गए तो उनको वो सारी चीजें, वो सारा अंतर दिखाई दिया गांव और शहर में। और उस तरह से उन्होंने यहाँ पर एक सुंदर कविता लिखी गांव के प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर। गांव के प्राकृतिक सौंदर्य के ऊपर उन्होंने एक सुंदर सी कविता लिखी है और उस सुंदर सी कविता में आपने देखा अभी तक उन्होंने गांव की जो चारों तरफ फैली हुई हरियाली है उसके बारे में बताया है कि किस तरह से गांव में आपको चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है, आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और किस तरह से वो जो सुंदर सी हरियाली है वो एक तरह से कैसी लगती है, वो ऐसा लगता है जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है जैसे चांदी की जाली बिछी हुई हो। और इस तरह से बहुत ही सुंदर शब्दों से उन्होंने यहाँ पर अपने पहले काव्यांश को सजाया है और जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। कुछ कठिन शब्द थे वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए थे। तो इस काव्यांश को हम अपने लास्ट सेशन में भी रिवाइज कर चुके थे, तो इसे हम यहाँ पर रिवाइज नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे अपने सेकंड काव्यांश की तरफ। और आप देख सकते हैं ये मैंने उसका भावार्थ बताया और लास्ट सेशन में मैंने आपको किस तरह से सप्रसंग व्याख्या करनी है ये भी मैंने आपको क्लियर किया था, यानी कि प्रसंग कैसे लिखा जाएगा ये मैंने आपको बताया। तो हम एक बार फिर से बता दूं, प्रसंग बहुत ही सरल होता है, आपको पाठ और उसके कवि या लेखक का नाम याद होना चाहिए। आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के ग्रामश्री पाठ से ली गई है और जिसके रचयिता या जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे और उसके बाद जो काव्यांश में जो विशेष है, ठीक है, जैसे आपका पहला काव्यांश है तो आप उसमें कहेंगे कि गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए गांव में फैली चारों तरफ हरियाली का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले काव्यांश में उसका प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि जब अब आप 9th में आ गए हैं और 9th में इसी तरह से आपको एग्जाम में छोटे छोटे काव्यांश दिए जाते हैं और उनकी आपने कहीं कहीं पर सप्रसंग व्याख्या करनी होती है और कहीं कहीं पर उस काव्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और कवि और कविता का नाम तो आपको हमेशा याद रखना है, हर एक चैप्टर, चाहे वो आपका कोई सा भी पाठ हो, उसके पाठ का नाम, पाठ के लेखक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, क्योंकि ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहला काव्यांश यहाँ पर पढ़ा था और देखिए बहुत ही सुंदर सा हमारा एक काव्यांश था और उससे जुड़े हुए यहाँ पर हमने प्रश्न भी किए थे।
तो देखिए उससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही ज्यादा सरल से प्रश्न थे, जो कि जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा काव्यांश को, वो एक बार में आंसर दे देगा कि हरियाली पर फैली सूरज की किरणें कैसी प्रतीत हो रही हैं, भूतल पर कौन झुका हुआ है, उपमा और अनुप्रास अलंकार। अब देखिए ये सबसे मेन चीजें होती हैं, ये आती है काव्यगत विशेषता के अंतर्गत। ठीक है, ये किसमें आती है, ये आपके आती है काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत। तो जब आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा, जैसे हमने कहा चांदी की सी उजली, ये जो आपका शब्द है इसमें हमने कहा उपमा अलंकार है, चांदी की सी उजली। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पर तीसरा प्रश्न उपमा अलंकार का, जिसमें हमने कहा था चांदी की सी उजली, और फिर अनुप्रास अलंकार का उदाहरण हमने दिया है हिल हरित। ठीक है, तो जहां पर उपमा दी जाती है, जहां पर एक तरह से तुलना कर दी जाती है, तो उसमें हमने कहा कि वहां पर उपमा अलंकार, और जहां पे एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसलिए ये दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिए थे। उसके बाद सेकंड काव्यांश हमने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर था, और अच्छे से इसको भी मैंने आपको लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था, जिसमें था रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तैला वक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। तो इसका भी सप्रसंग व्याख्या मैंने की थी आपको, और इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी अपने दूसरे काव्यांश में। तो इसकी भी सप्रसंग व्याख्या की थी, और व्याख्या आपने बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसे भावार्थ लिखना है। ठीक है, भावार्थ में आप केवल बताएंगे कि क्या कुछ कहा गया है, और व्याख्या में आप पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने क्या कहा है कि किस तरह से जब प्रकृति बहुत ज्यादा प्रसन्न है, जब प्रकृति बहुत ज्यादा खुश है, तो आज क्यों है प्रकृति बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि बहुत ही सुंदर वातावरण हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि प्रकृति का मन जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न है, आनंदित है, रोमांच से वो भरी हुई है। और तभी क्योंकि जो गेहूं है उनकी जो बालियां हैं वो पक चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, और उसमें हमने यहाँ पर कहा कि अरहर सनई में बीज आ गए हैं, और वो किस तरह से वो भी पक चुके हैं, और वो बिल्कुल इस तरह से जैसे किंकड़ियां, जैसे घुंघरू बजते हैं ना करधनी में, बिल्कुल उस तरह से वो बज रहे हैं। और जो यहाँ पर तीसी नीलम की सी तीसी नीली, और जो हमने यहाँ पर बताया कि किस तरह से जो नीली नीली जो नीले नीले फूल है, किसके फूल है नीले नीले, जो हमने यहाँ पर अलसी के फूलों के बारे में बताया था कि जो अलसी के नीले नीले फूल हैं वो धरती से इस तरह से झांक रहे हैं, बहुत ही सुंदर ये वातावरण लग रहा है। और इससे भी जुड़े हुए 3 प्रश्न यहाँ पर हमने किए थे, जिसमें हमने कहा था तीसी के पौधों का सौंदर्य कैसा है, तीसी यानी कि अलसी का पौधा है, और अलसी के पौधे का जो एक छोटा सा पौधा होता है अलसी का, और उसमें नीले रंग के फूल आते हैं। ठीक है, तो उसकी नीली नीली कलियां जो है आ चुकी हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जमीन से वो सर उठा रही है। ठीक है ना, और ये नीलम की कलियां जो है इस प्रकार लग रही है जैसे नीलम नामक जो रत्न होता है ना, जो नीली नीली कलियां हैं, वो नीलम नामक, ऐसा लग रहा है कि धरती पर नीलम रत्न जो है बिखरा हुआ हो। ठीक है, क्योंकि जमीन से धीरे 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 करके नीले रंग के फूल जो है अपना सिर उठा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि धरती में जैसे नीलम नाम के रत्न का आभास हमें ये करा रही है, ऐसा लग रहा है धरती से नीलम बिखरा हुआ है। यहाँ किंकड़ियां किसे कहा गया है, तो यहाँ पर किंकड़ियां कहा गया है जो अरहर सनई, इनमें जो एक तरह से फलियां आई हुई हैं, और वो फलियां पक चुकी हैं। ठीक है ना, तो वो अब आवाज करने लगी हैं, उसको यहाँ पर किंकड़ियां कहा है। और काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये भी लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 2 काव्यांश लास्ट सेशन में क्लियर किए थे। तीसरे काव्यांश को हमने यहाँ पर पढ़ा था, और तीसरे काव्यांश को भी हमने एक बार अच्छे से पढ़कर उसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, नोट करवाए थे बकायदा, सब बच्चों ने नोट भी किए थे मेरे सामने। तो अभी मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कौन कौन उनके आंसर लिखकर लाया है। तो एक बार रिवाइज कर देती हूँ तीसरा काव्यांश जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, और उसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई हैं कि रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली मोतियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। ऐसा लग रहा है ये क्योंकि चारों तरफ जो है क्या हो रहा है अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं और अलग अलग तरह की फसलें हैं। जैसे मटर की फसल है तो मटर का आपने देखा होगा पौधा, किसी किसी पौधे में व्हाइट कलर का फूल आता है, किसी किसी पौधे में पिंक कलर का फूल आता है और कभी कभी वो फूल थोड़ा सा पर्पल पर्पल सा भी हो जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के फूल रंग रंग के फूलों में रिलमिल अलग अलग कलर के फूल हैं और साथ ही ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी सखियां जो हैं खड़ी होकर हंस रही हो। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मानवीयकरण अलंकार यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली। और यहाँ पर जो छिमिया की फली होती है ना वो भी लटकी हुई है और अपने अंदर बीजों को छिपाए हुए है और रंग बिरंगी तितलियां जो है उड़ रही हैं और वो क्या कर रही है रंग बिरंगे फूलों पर उड़ रही है और उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक फूल खुद ही उड़कर दूसरे फूल की टहनी पर, दूसरे फूल की डंठल पर जाकर बैठ रहा हो, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है, रंग बिरंगी है। तो वो उड़कर एक वो पता नहीं चल रहा है फूलों के बीच में, क्योंकि फूलों का भी कलर अलग अलग है और तितलियों के भी रंग बहुत खूबसूरत है। तो ऐसा लग रहा है कि एक फूल उड़कर दूसरे फूल के डंठल पर जा बैठा है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कठिन शब्द लिखे हैं हमने, बहुत ही इजी है। देखिए छिमिया जो फली होती है, छिमिया की आपको पता है चौड़ी सी, रिलमिल यानी कि मिली जुली, व्रंतो यानी कि डंठल पर। तो ये हमने लास्ट सेशन पर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, देखिए इस तरह से जो है रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे अलग अलग तरह के फूल हैं और इन पर जो तितलियां बैठ रही है ना वो भी बिल्कुल अलग अलग, इसी तरह से जिस तरह से ये फूल हमें दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल खूबसूरत से, उसी तरह से इनके ऊपर बहुत ही सुंदर तितलियां भी बैठी हुई हैं और वो तितलियां एक डाल से दूसरे डाल पर जा रही है और बहुत ही सुंदर लग रही है। और यहाँ पर मटर को देखिए, मटर के लिए कहा गया है सखियां। जो मटर के पौधे हैं ना उन्हें कहा गया है सखियां। तो बहुत सारे मटर के जो है पेड़ लगे हुए हैं और उन पर फूल खिले हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो सखियां हैं वो अपने बालों में फूल लगाए हुए खड़ी हैं और हंस रही है, बातें कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर मटर की फलियों और मटर की फलियों पर जो है ना मटर की जो फलियां हैं उनमें भी दाने आ गए हैं और उनका जो बाहर का छिलका होता है आपको पता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी मखमली पोटली में वो कुछ छिपाए हुए हैं। कौन? सखियां अपने हाथों में मखमली पोटलियां उन्होंने ली हैं और उसमें वो कुछ एक तरह से छिपाए हुए हैं, कुछ रत्न छिपाए हुए हैं। और देखिए रंग बिरंगे फूलों को देखकर ऐसा लगता है और उनके ऊपर रंग बिरंगी तितलियों को देखकर ऐसा लगता है कि फूल जो है एक डाल से दूसरी डाल पर स्वयं ही जा रहे। इस पार्ट से जुड़े हुए भी प्रश्न थे जो मैंने आपको नोट करने के लिए कहे थे, तो ये आप सभी ने नोट किए होंगे, ठीक है ना। ये आप सभी ने नोट किया होगा, मैंने लास्ट सेशन में आपको यही यहाँ पर लिखने के लिए कहा था। तो पहले बताइए हैंड रेज करके कि किस किस बच्चे ने ये होमवर्क किया है, किस किस ने ये होमवर्क किया। लास्ट सेशन में 3 प्रश्न आपको नोट करवाए थे और देखिए इसीलिए मैं हर बार पिछला रिवाइज करती हूँ, क्योंकि मैं देख पाती हूँ कि हर सेशन में जो है बच्चे कई बार जो है अलग अलग होते हैं। यानी कि इस सेशन में आप बैठ जाते हैं, नेक्स्ट सेशन में आप नहीं बैठते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में बैठ जाते हैं, इसलिए आपका छूट जाता है जो भी आपको यहाँ से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3 प्रश्न मैंने आपको नोट करवाए थे। पहला प्रश्न था मटर के पौधों का सौंदर्य कैसा है, दूसरा प्रश्न था काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है और तीसरा प्रश्न था उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ये 3 प्रश्न आपको दिए थे।
अब हम इन प्रश्नों पर समय ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए, क्योंकि बहुत ही सरल है और यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, हमने कहा मटर के पौधों का सौंदर्य कैसा है, तो जो हमने वहां पर भावार्थ में पढ़ा कि किस तरह का है मटर के पौधों का सौंदर्य। मटर के पौधे का जो पौधा, मटर का जो पौधा है उस पर रंग बिरंगे फूल जो है आ चुके हैं और उन पर फलियां लग चुकी हैं, और अब वो फलियां जो है इस तरह की लग रही हैं जैसे कुछ युवतियां, कुछ नव युवतियां जो है अपने बालों में फूल लगाए हुए, अपने हाथों में मखमली पोटली में कुछ रत्न छिपाए हुए आपस में खड़ी होकर बातें कर रही हैं और हंस रही हैं। तो यहाँ पर मटर के पौधे का एक तरह से मानवीयकरण किया गया है। ठीक है, दूसरा था काव्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है और क्यों। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे रंग बिरंगे फूल खिले हैं और गेहूं की फसल जब पक रही है, तो कब पकती है गेहूं की फसल, ये आप सभी को पता है। मार्च अप्रैल में गेहूं की फसल जो है, अप्रैल तक गेहूं की फसल जो है अच्छे से पकती है, और उसी टाइम पे कौन सा समय होता है, वसंत ऋतु का समय होता है, जब चारों तरफ, जैसे हमने कहा कि चारों तरफ भीनी सी सुगंध फैली हुई है और सरसों फूली हुई है। तो ये एक पूरा का पूरा वातावरण हमें बता रहा है कि ये बसंत ऋतु का समय है, जब सरसों फूली हुई है और सभी जो आपके पौधे हैं उनमें फलियां जो हैं उनमें बीज आ गए हैं, और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें एक तरह से जो आम है उसमें बौर आ गया है, और आड़ू है जो उसमें भी बौर आ गया है। तो बहुत ही सुंदर सा एक वातावरण हो रहा है, और जब पृथ्वी रोमांचित होती है, बहुत ज्यादा खुश होती है, तो ये समय होता है आपकी बसंत ऋतु का। अब देखिए, ठंडियों में तो सिर्फ ठंड से ठिठुरते रहते हैं, गर्मियों में भीषण गर्मी से तपते रहते हैं, बरसात में चारों तरफ पानी पानी होता है, लेकिन जो बसंत ऋतु है उसमें धरती का वातावरण बहुत ही ज्यादा खुशनुमा होता है। और इसमें आपने देखा होगा कि होली का त्योहार भी अक्सर इसी टाइम पे आता है, और उसे रंगों का त्योहार कहते हैं, और उसमें फाग गाए जाते हैं, और इससे वातावरण और भी ज्यादा खुशनुमा होता है। ऐसा लगता है कि सच में आज पृथ्वी बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा रोमांचित है। तो इस तरह से हमारा तीसरा काव्यांश भी यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, अब हम नंबर 4 काव्यांश को यहाँ पर पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक 3 काव्यांश हम पढ़ चुके हैं, अब बार बार रिवाइज नहीं करूंगी। अब चौथे काव्यांश को पढ़ते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु। क्या कहा था मैंने, यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है कहा था, वहां पर जो पहला काव्यांश था ज्यादातर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ था, और अब देख सकते हैं आप यहां पर भी कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। कैसे, रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम्र तरु की डाली, आम्र तरु क्या होता है, किसे कहते हैं आम्र तरु। आम्र अर्थात तरु अर्थात, कौन बताएगा मुझे इसका अर्थ, हैंड रेज करके फटाफट बताइए। यस, जीआईसी अमोदी कुछ कहना चाहते हैं, फटाफट माइक लीजिए बच्चा। आम्र तरु, जीआईसी अमोदी, आम्र तरु का क्या अर्थ है, बहुत ही सरल है बच्चे, आम्र तरु। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आम का पेड़। वेरी गुड, आम्र तरु यानी कि आम का पेड़, आम्र मतलब आम, तरु यानी कि वृक्ष या पेड़। ठीक है, बैठ जाइए। तो इस तरह से कितनी सुंदर यहाँ पर पंक्तियां लिखी हुई है कि जब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, रहे झर रहे ढाक पीपल के दल, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। तो देखिए कितना सुंदर, ऐसा सोच कर ही आप इमेजिन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि कवि जब ये कल्पना कर रहे होंगे तो उन्हें कितना मजा आ रहा होगा, लेकिन अब जब आप इस कविता को पढ़ रहे हैं
तो आप जब पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आप इमेजिन भी कीजिए, आप सोचिए कि ये कैसा सुंदर वातावरण होगा जब इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है। हमने 3 काव्यांश पढ़ लिए हैं, चौथा काव्यांश हम पढ़ रहे हैं, और अभी तक जो सारी चीजें हैं आप उन्हें इमेजिन करके रहिए, और आपको फिर ना कविता में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी अगर आप इमेजिन करते हुए चलेंगे। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन। कटहल के पौधों में अब जो है फल लगने लगे हैं और वो महकने लगे हैं, यानी कि छोटे 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 फल लगने लगे हैं और वो महकने लगे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में बेर के पेड़ जो है बेरों से लद गए हैं, और फूले आड़ू नींबू दाड़िम, और सब में क्या हो रहा है, अब बौर आ रही है, आम में बौर आ रही है, आड़ू फूल रहा है, नींबू फूल रहा है, दाड़िम फूल रहा है, आलू गोभी बैगन मूली, और खेतों में जो फसल है सब्जियों की, आलू बैगन मूली जो है गोभी, ये सब जो है फूल रहे हैं, ये सब उग गए हैं। तो देखिए कुछ कठिन शब्द है, रजत यानी कि चांदी, ठीक है, रजत स्वर्ण मंजरियों की, जैसे सुंदर चांदी की जो मंजरियां होती हैं, जो दाने होते हैं, छोटे 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 दाने, आपने देखा होगा कि आम में जब बौर आती है तो इसी तरह के बहुत सारा गुच्छा सा लगा होता है उस पे, ठीक है। तो वही मंजरियां यानी कि आम का बौर, आम्र यानी कि आम, तरु यानी कि पेड़, झर रहे ढाक पीपल के दल, और जो ढाक के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, वो क्या है, गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। दल अर्थात पत्ते, दाड़िम अर्थात अनार, जो हमारे पहाड़ों में जो एक अनार होता है वो तो आपको पता है ना मीठा होता है, लेकिन दाड़िम जो होता है वो बहुत ही खट्टा होता है। आप सभी को पता है कि शुरुआत में जब वो कच्चा होता है तो वो बहुत खट्टा होता है, बाद में वो खट्टा मीठा हो जाता है, यानी कि बाद में भी वो बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता बल्कि खट्टा मीठा रहता है, उसे दाड़िम कहते हैं। वो पहाड़ों में पेड़ ज्यादा होता है और अनार ही होता है, सेम अनार की तरह ही होता है बिल्कुल, और उसको दाड़िम कहा जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए क्या कहा है यहाँ पर, प्रसंग क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के ग्राम श्री पाठ से ली गई है प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है। इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत जी, और यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा जो वसंत ऋतु में जब सभी वृक्षों पर किस तरह से बौर आती है और प्रकृति में किस तरह से जो अन्न धन उगता है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो देखिए क्या कुछ बताया है, आम के पेड़ की डाली चांदी और सोने की मंजरियों से लद चुकी है। देखिए कितना सुंदर ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये तो बिल्कुल पके हुए आम यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब ना इन पे गुच्छे से लटके होते हैं, जब इनमें बोर आई रहती है, तो आप इसके पेड़ के बगल से भी गुजरेंगे तो आपको बहुत ही भीनी सी खुशबू आती है, बहुत ही सुंदर खुशबू आती है इससे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा दृश्य होता है, और आम के बौर की खुशबू आम पर नशे जैसा असर करती है, बहुत ही मतलब हम उसमें खो जाते हैं, बहुत ही सुंदर सा उसकी स्मेल होती है। जैसे पीपल के पत्ते झड़ने शुरू हो गए हैं और कोयल भी मतवाली हो गई है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, कोयल भी मतवाली हो गई है और मतवाली होकर वो चारों तरफ जाकर कू कू करने लगी है। कटहल पेड़ों से अध खिले, ठीक है, कटहल महकने लगे हैं कटहल के पेड़ों से और अध खिले जामुन से। यहाँ पर क्या कहा है कि जामुन में भी अब छोटे छोटे बीज आने लगे हैं, यानी कि जामुन लगने लगे हैं। आपने देखा होगा कि मई जून के महीने में जामुन के पेड़ को आप देखेंगे ना, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, पूरा का पूरा पेड़ आपको पर्पल कलर का दिखाई देता है, इतना सुंदर लगता है, और इतने मीठे मीठे वो जामुन होते हैं कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा अगर आप उनके बारे में सोचेंगे। तो कटहल के पेड़ों से और अधखिले जामुन के फूलों से माहौल जो है महकने लगा है, और झरबेरी की झाड़ियां, झरबेरी यानी कि जो जंगल में बेर के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आजकल आपने देखा होगा, वैसे तो छोटे छोटे बेर भी होते हैं गोल वाले, लेकिन आप जंगल के बेरों को देखेंगे ना, वो इतने बड़े बड़े बेर होते हैं जो जंगल में बेर होते हैं, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके, और वो पूरे के पेड़, पूरे पूरे पेड़ जो है बेरों से लद गए हैं, लद कर झूलने लगे हैं।
ठीक है। और फूलों के वजन से और बेरों के वजन से वो लद कर झूलने लगे हैं और साथ में अन्य पौधों के फूल पूरी तरह से इस तस्वीर को मूर्त रूप दे रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वातावरण है, बहुत ही सुंदर सा ये दृश्य है जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, लिखा गया है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस काव्यांश से जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। अभी देखिए हम यहाँ पर केवल और केवल मैं प्रश्न बोलूंगी, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रजत स्वर्ण मंजरियां किन्हें कहा गया है, कौन बताएगा आप? अभी अभी पढ़ा है, रजत स्वर्ण मंजरियां किसे कहा गया है? रजत स्वर्ण मंजरियां किसे कहा है? अभी तो हमने पढ़ा था, रजत यानी कि चांदी और सोना, स्वर्ण यानी कि सोना, रजत स्वर्ण मंजरियां। तो रजत स्वर्ण मंजरियां किन्हें कहा है, ये आप सभी बिल्कुल आसानी से जान चुके हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि आम के जो नवोदित बोर है, आम में आया हुआ जो बोर है उसको क्या कहा है, उसको रजत स्वर्ण मंजरियां कहा है। यानी कि जो उसके छोटे 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 बिल्कुल गुच्छेदार उसमें छोटे छोटे दाने लगे होते हैं ना, तो उनको ऐसा कहा है कि जो ये जैसे चांदी और सोने के क्या हो, छोटी छोटी मंजरियां हो, छोटे छोटे बीज हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर कहा है। और अब जिसमें कुछ ही दिन बाद क्या है, आम लगने वाले हैं, फल लगने वाले हैं। अगला है, ढाक और पीपल के वृक्ष कैसे हो रहे हैं? ये समय है उनके पत्तों के गिरने का। तो ढाक और पीपल के पत्ते क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। बहुत ही सरल से प्रश्न है, लेकिन अगर कई बार आप काव्यांश को अच्छे से नहीं सुनते हैं ना, तो फिर आपको प्रश्नों के उत्तर समझ नहीं आते। तो देखिए, ढाक और पीपल के पत्ते गिरते जा रहे हैं ताकि अब वो नए पत्तों को धारण करे, क्योंकि वसंत ऋतु का समय है। तो चारों तरफ जो है जो पुष्प है, पेड़ है, वो पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं, यानी कि उनमें नई कलियां आती हैं, नए पत्ते आते हैं और चारों तरफ का वातावरण। अभी आप देखेंगे ना, ये पतझड़ का समय है, आप चारों तरफ जितने भी पेड़ आपको दिखेंगे वो आपको सारे अभी खाली दिखाई देंगे। ज्यादातर पेड़ आपको क्या होगा कि सारे पत्ते अभी झड़े हुए हैं और वो कुछ दिन तक इसी तरह से रहेंगे, और जैसे ही वसंत ऋतु आएगी तो उन पर फिर नए नए पत्ते और नए नए फूल आने लग जाएंगे। और वो क्या है, फिर वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए, ऋतुराज वसंत का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कौन? ढाक और पीपल के पत्ते और बाकी। रजत स्वर्ण मंजरियों, रजत स्वर्ण मंजरियों में कौन सा अलंकार है? इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्रश्न को। इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं इसलिए आपसे करवा रही हूँ, और इसको चाहे तो आप अपनी नोटबुक में भी अंडरलाइन इस तरह से कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों को कई बार जो है कंफ्यूज होता है और वो एग्जाम में ठीक से नहीं लिख पाते हैं। इसको नोट कर लीजिए प्रश्न को, और इस पर थोड़ा सा घर पर जाकर अपनी बुक में पढ़िए, समझिए और फिर इसका आंसर लिख कर लाएंगे, ठीक है। रजत स्वर्ण मंजरियों में कौन सा अलंकार है? तो नेक्स्ट हमारा काव्यांश है, उसको हम डिस्कस करेंगे, और मुझे लगता है ये वाला काव्यांश आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। कोई डाउट हो तो जरूर क्लियर करें। पीले मीठे अमरूदों में, अगला काव्यांश है, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली सी तरु की डाल जड़ी, अवली सी तरु की डाल जड़ी, लहलह पालक मह मह धनिया। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, देखिए। लहलह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी बड़ी हरी थैली, मिर्चों की बड़ी बड़ी हरी थैली। तो इस तरह से आप सोच रहे होंगे कि कितना सुंदर है हमारा गांव, कितनी सारी चीजें हमें वहां पर मिलती हैं। अब देखिए, आप बाजार जाते हैं, कभी भी आपको इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी। आपको अगर सब्जी लानी है ना, तो आप केवल 2 सब्जियां लेकर आएंगे या 2 फ्रूट लेकर आएंगे, लेकिन जो गांव होता है ना, वहां पर सब कुछ
जो सीजन होता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो आप देखेंगे आम वहां पे मिलेगा, तरबूज वहां पे मिलेगा, टमाटर वहां पर मिलेगा, और जितनी भी सीजनल फ्रूट्स हैं। और सर्दियों में जाएंगे, सर्दियों के अलग, अनार, संतरे, ठीक है, तो सर्दियों के फ्रूट अलग। तो ये आप सब चीजें आपको ये गांव में ही एक साथ मिलती है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ग्रामीण जो परिवेश है, ग्रामीण जो वातावरण है, उसका इतना सुंदर चित्रण किया है। कहा है पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। जो अमरूद पककर पीले हो चुकी है ना, उनमें लाल लाल चित्तियां पड़ चुकी हैं, यानी कि अब वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, वो पक चुके हैं अच्छे से, और वो बहुत मीठे हैं। पक गए सुनहरे मधुर बेर। और आपने देखा होगा जो बेर की झाड़ियां होती है ना, उसमें जो छोटे छोटे गोल वाले बेर होते हैं, वो एक टाइम के बाद कैसे हो जाते हैं, सुनहरे हो जाते हैं, हल्के जो है पीले रंग के होते हैं और फिर हल्के लाल पड़ने लगते हैं, तो बहुत ही सुंदर वो लगता है। अवली से तरु की डाल जड़ी। अवली यानी कि जो आंवले का छोटा फल होता है, ठीक है, एक तो बड़ा आंवला होता है और एक छोटा आंवला होता है, उससे जो है उसकी डाल भर चुकी है। और लहलह पालक मह मह धनिया, और पालक की से खेत पूरा हरा भरा हुआ है, धनिया एकदम लहरा रहा है, और लौकी और सेम फली फैली। लौकी और सेम की फलियां जो है फैल चुकी हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो टमाटर जो है वो इतने सुंदर लाल कलर के हो गए हैं, जैसे मखमल होता है ना, बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा मुलायम सा। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों के गुच्छे जो है लटके हुए हैं, जैसे थैली लटकी हुई हो कोई, ठीक है। और ये कुछ कठिन शब्द हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपको लिखवाए हैं, चित्तियां, चित्तियां यानी कि धब्बे, मधुर बेर मीठे बेर, अवली यानी कि आमले का छोटा फल, लहलह यानी कि हरा भरा लहराता हुआ, महमह यानी कि महकता हुआ, ठीक है। आपने देखा होगा धनिये का जहां पर खेत होता है ना, वहां पे चारों तरफ धनिये की खुशबू आती है, और अगर आप जरा सा उसको हाथ से तोड़ लें तो और भी ज्यादा वो महकने लगता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो लहलह पालक महमह धनिया, पालक लहरा रहा है चारों तरफ हरा भरा, और धनिया महक रहा है बहुत ही सुंदर खुशबू के साथ, ठीक है। तो ये आपका अगला काव्यांश था। इसके भावार्थ को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अमरूद जो है इतने पक चुके हैं कि उनमें लाल लाल निशान पड़ चुके हैं, लाल लाल धब्बे पड़ चुके हैं। बेर पक गए हैं, और आंवले से पेड़ की डाल ऐसे लग रही है जैसे उनमें सितारे जड़ दिए गए हों, यानी कि पूरा लद चुका है वो पेड़ आंवले का, और ऐसा लग रहा है उनमें सितारे जड़ दिए हों, चमक आ गई है। पालक के पत्ते लहरा रहे हैं, और धनिये की सौंधी खुशबू महक रही है, और लौकी और सेब पूरी जमीन पर इधर उधर फैल गए हैं, और टमाटर जो है मखमल की तरह लाल हो गए हैं। टमाटर जो है मखमल की तरह लाल हो गए हैं, और मिर्च के पौधे किसी हरी भरी थैली के समान लग रहे हैं। कैसा लग रहा है, जो मिर्च के पौधे हैं वो हरी भरी थैली के समान प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से अब देखिए, इसका मैंने प्रसंग आपको नहीं बताया, तो इसका प्रसंग आप खुद से लिखेंगे। और अब क्योंकि सेम ही चीजें हैं, बस काव्यांश में जो बताया गया है अर्थ आप वो एक लाइन में उसके साथ लिखेंगे, बाकी आपको सेम चीजें ही हर बार लिखनी है। तो इस तरह से हमारा जो ये काव्यांश था ये भी हमारा क्लियर होता है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं उनको जरा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत ही सरल, क्योंकि अब जो है धीरे धीरे काव्यांश और ज्यादा इजी होते जा रहे हैं, सरल होते जा रहे हैं। तो देखिए, बेर के फल में क्या बदलाव आ गया है। तो बेर के फल जो है, जो अभी तक लदे हुए थे, अब वो पककर सुनहरे हो गए हैं, और उनकी मिठास बढ़ चुकी है। काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आप देख रहे हैं ज्यादातर तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, और खड़ी बोली तो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का यहाँ पर चित्रण किया है। और टमाटर के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है। देखिए, टमाटर के लिए एक तो मखमली शब्द का प्रयोग किया है, और दूसरा लाल शब्द का प्रयोग किया है। दोनों ही तरह के विशेषण यहाँ पर हैं। तो इस तरह से हमारा ये काव्यांश भी यहाँ पर अच्छे से क्लियर होता है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आया होगा पाठ। नेक्स्ट अगला काव्यांश है बालू के सांपों से अंकित। अब देखिए, जो गांव में नदी होती है ना,
उसका अब यहाँ पर वर्णन है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देखिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले, अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगर रोटी रहती है सोई। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, जो नदी बह रही है उसमें क्या हो रहा है, नदी जब पानी जब बहता है या साइड जब जो किनारा होता है नदी का, तो आपने देखा होगा कि कभी उसका बहाव और थोड़ा इधर तक होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, एक निशान बन जाता है, ठीक है, रेत का निशान बन जाता है चारों तरफ, और वो निशान कैसा होता है, इस तरह का होता है, ऐसा लगता है कि सांप चल रहा हो, ठीक है। तो क्या क्या कहा है यहाँ पर, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सतरंगी यानी कि बिल्कुल चमक जिसमें हो, ठीक है, रंग बिरंगी रेत जो है, आपने देखा होगा गंगा की जो रंग बिरंगी रेत है उसमें कितनी चमक होती है, आप उसे उठाकर देखेंगे तो वो आपको चमकती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, सरपत यानी कि बिल्कुल, अब उसके किनारे किस चीज की खेती होती है, बालू में तरबूज की खेती होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वहां पर दूर दूर तक सरपत यानी कि दूर दूर तक फैली हुई, यहां से वहां तक फैली हुई, जो किस चीज की खेती है, तट पर तरबूजों की खेती, तट यानी कि किनारा, तट पर तरबूजों की खेती, ये बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले, कलंगी सवारते हैं कोई, जो अंगुली की कंघी से जो बगुले हैं वो अपनी कलंगी यानी कि अपने बालों को सवार रहे हैं, और तिरती जल में सुरखाब, तिरती यानी कि तैरते जल में, सुरखाब पुलिन पर, सुरखाब यानी कि पक्षी जो है वो जल में तैर रहे हैं, और उनमें उसके ऊपर तैर रहे हैं, मगरोठी रहती है सुन, और जो उसमें जो मगर है वो सोए हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो नदी है गांव की वहां का और उसके तट का। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है। तो जो कुछ हमने आज पढ़ा है उसको आप घर पर रिवाइज कीजिए, और जो होमवर्क दिया है उसको आप घर पर कीजिए। कोई भी डाउट होता है सेशन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वो क्लियर कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अभी तक के आपके 9th में जितने भी चैप्टर हैं हिंदी में, उनमें कोई भी डाउट होता है किसी भी चैप्टर में, तो वो आप जरूर डिस्कस करें, जरूर बताएं। तो बाकी हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और आप इसको घर से अच्छे से पढ़ कर आइए, समझ कर आइए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।